नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के कटिहार में बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत और 5 लोगों के जख्मी होने की खबर के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। इस बीच बिहार के ऊर्जा मंत्री ने एक अजीबो-गरीब बयान देकर आग में घी डालने का काम किया है। आखिर 2 लोगों की मौत और 5 लोगों का जख्मी होने का जिम्मेदार कौन है और सरकार की भूमिका किस तरह इसमें सवालों के घेरे में है, इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं आरडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार। हेमंत जी, जिस तरह से कटिहार की घटना हुई है बिल्कुल ये निंदनीय है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो उन्होंने अपनी सीमा पार कर दी थी। ये अब सीमा पार कर दी थी या नहीं वो तो जांच का विषय है और इस पर तरह तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन जो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनका जो बयान आया है कि बदमाशी करोगे तो गोली चलेगी ही, इसी टाइप का उन्होंने बयान दिया है। तो ये बिल्कुल ही एक तरह से असंवेदनशील ये बयान है उनका। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा मैं कहूँगा और एक तरह से तानाशाही रवैया भी है, क्योंकि जो बिजली की कटौती के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर ये फायरिंग हुई। ये अलग बात है कि उसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग वो उग्र हुए या पुलिस ने गलती की, क्या हुआ वो मौकाए वारदात पर से जब ये रिपोर्ट डिटेल आएगी उसके बाद ये स्पष्ट होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें जो अभी चारों तरफ से ये बातें आ रही है कि पुलिस को संयम बरतना चाहिए था। और दूसरी बात कि ये उस मामले में जहां कटिहार में जो पुलिस फायरिंग हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने भीड़ में घुस करके उकसावेपूर्ण कार्रवाई की, जिसके बाद ये भीड़ जो है अनियंत्रित हुई, प्रोटेस्ट में शामिल लोग अनियंत्रित हुए और पुलिस को फायरिंग करने का मौका मिला, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। तो ये जो मामला आ रहा है ये भी अपने आप में जांच का विषय है कि क्या इसमें उकसावे की कार्रवाई हुई, क्योंकि वहाँ के लोकल विधायक जो हैं महबूब आलम, जो कि सीपीआई-एमएल के विधायक हैं और यहाँ विधानसभा में वो पार्टी के लीडर भी हैं विधायक दल के। तो पार्टी की ओर से जो बयान आया है उसमें भी ये है कि उन्होंने कहा है कि ये पुलिस को इस मामले में संयम बरतनी चाहिए थी और इसमें जो उकसावे की कार्रवाई हुई है जिसकी वजह से भीड़ अनियंत्रित हुई, भीड़ जो है उग्र हुई और पुलिस को गोली चलानी पड़ी। तो उन लोगों का आरोप है कि इसमें बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने भीड़ को उकसाया और ये भी उन्होंने उसमें जोड़ा है कि जो जन मुद्दों को उठाने की बात जो बीजेपी करती है तो बीजेपी एक तरह से दिखावा करती है और दिखावा करके वह चाहती है कि किसी तरह लाठी गोली चले और इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। ये वर्तमान सिनेरियो जो है, वर्तमान जो परिदृश्य है वह यही है कि ये कटिहार में जो पुलिस फायरिंग हुई है तो उसे मारे कौन गए हैं? खुर्शीद आलम और नियाज आलम नाम के 2 लोग मारे गए हैं। और जाहिर सी बात है कि आप जब नाम ये सुन रहे हैं तो वो मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं दोनों जो मारे गए हैं। मुझे इस कटिहार की घटना के बाद मुझे 12 साल पुरानी एक घटना याद आ रही है जो काफ़ी चर्चा जिसकी हुई थी, दुनिया भर में वो मामला गया था। और संजोग ये है कि उस समय नीतीश कुमार की दूसरी पारी बिहार में शुरू हुई थी, यानी कि 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने सफल कार्यकाल 5 साल का पूरा किया और 2010 में जब वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ मुख्यमंत्री बने और 2011 में फारबिसगंज के भजनपुरा गांव में एक घटना हुई थी जहां पुलिस फायरिंग में 4 लोग मारे गए थे और उसमें भी नाम आया था कि बीजेपी के जो वहाँ एमएलसी हुआ करते थे अशोक अग्रवाल, तो अशोक अग्रवाल का नाम आया था कि जो जहां फायरिंग हुई जिसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, वो प्रोटेस्ट इस बात को लेकर हो रहा था कि भजनपुरा गांव में बियाडा ने
एक फैक्ट्री लगाने के लिए, एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए उस समय अशोक अग्रवाल जिस कंपनी के पार्टनर थे, जो बीजेपी के एमएलसी भी थे, उनको वो ज़मीन मिली थी और उन्होंने उस ज़मीन से होकर के उस गांव के लोग, भजनपुरा के लोग जाते आते थे। तो जब फैक्ट्री बन रही थी तो उसको बंद कर दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया और इसी से विवाद शुरू हुआ था। और उसको लेकर के उस समय एन सरवनन वहाँ डीएम थे, गरिमा मलिक वहाँ एसपी थी और गिरवर दयाल वहाँ पर एसडीओ हुआ करते थे। ये इन लोगों ने उस मामले को टैकल करने में क्या क्या कमी की, ये बाद में जांच रिपोर्ट, न्यायिक जांच जो हुई थी उसमें मामला आया था। लेकिन हम ये बता रहे थे कि उसको लेकर के वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा था कि रास्ता बंद नहीं करने देंगे, गांव के लोगों का कहना था कि ये बाजार जाने के लिए मुख्य मार्ग यही है। वो प्रोटेस्ट इस बात को लेकर हो रहा था और वहाँ पर पुलिस फायरिंग हुई। उसमें बीजेपी की अशोक अग्रवाल का पक्ष में प्रशासन झुका हुआ था और इसकी वजह से मामले को ठीक से टैकल नहीं किया गया, जिसके कारण वहाँ पुलिस फायरिंग हुई। और बहुत ही समझिए कि विभत्स दृश्य था वह जब फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग में हमने जो अभी पीछे का डेटा निकाला है उससे ये आया है कि उसमें जो लोग मारे गए थे उनके बारे में आप सुन लीजिए कि एक रेहाना खातून का बेटा, 8 माह का बेटा था, वो पुलिस की गोली से मारा गया था। वो इलाज करा करके गोद में लेकर के बच्चे को लेकर के आ रही थी, उसको 2 गोलियां लगी थी और वो मारा गया। उसका फटकन अंसारी का बेटा मुस्तफ़ा अंसारी उसमें मारा गया था, यह भी नौजवान था। और फारूक की पत्नी, गर्भवती पत्नी थी साजमीन, यह भी मारी गई थी उसमें। और रास्ते में जो लोग आ रहे थे बिल्कुल। और फारूक अंसारी का बेटा मुख्तार अंसारी 18 साल का था, ये काम करके लौट रहा था, ये मारा गया था। तो आप समझ लीजिए कि इसमें एक गर्भवती महिला मारी गई थी, एक नौजवान लड़का मारा गया था, 2 नौजवान लड़के मारे गए थे, एक 8 माह का बच्चा मारा गया था। ये घटना हुई थी। तो और उस घटना में जो ये फटकर अंसारी का बेटा मुस्तफ़ा अंसारी जो मारा गया था, इसके शरीर पर उस समय का वीडियो भी अभी भी वो सोशल मीडिया में, आप यूट्यूब पर आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, कि एक पुलिस वाला उसके शरीर पर चढ़ करके बूट से उसको रौंद रहा था। उस समय वो जिंदा था, उसकी मौत बाद में हुई थी। तो बूट से कुचल करके, बूट से उसको मार करके उसकी हत्या कर दी थी पुलिस वाले ने। और पूरी दुनिया ने उस वीडियो फुटेज को देखा था। तो ये 4 लोग उसमें मारे गए थे और उसमें भी ये माना गया कि पुलिस ने बिल्कुल किसी भी तरह के इसका अनुशासन का पालन नहीं किया। जो भी पुलिस को फायरिंग के लिए जो कुछ भी उसको गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का उसने उल्लंघन किया और आंख बंद करके एक तरह से फायरिंग की, जिसकी वजह से एक गोद का बच्चा से लेकर के और नौजवान बच्चे तक इसमें, और गर्भवती महिला भी इसमें मरी। तो 4 लोग इसमें मरे थे। और उसमें न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ था और न्यायिक जांच आयोग ने उसमें उस वक्त के डीएम एन सरवनन को दोषी पाया था। जो एसएचओ थे, जो थाना प्रभारी थे, अनिल कुमार गुप्ता, उनको दोषी पाया था। 2015 में यह रिपोर्ट आई थी। संयोग यह था कि 2011 में वो फायरिंग हुई, उस समय बीजेपी सरकार में थी। 2015 में जब यह रिपोर्ट आई थी, उस समय बिहार की सत्ता में बदलाव हो चुका था। आरजेडी और ये जेडीयू सरकार में थी, कांग्रेस साथ में थी। और उस समय ये रिपोर्ट आई थी और उसमें कार्रवाई की बात हुई थी। लेकिन इन अधिकारियों पर न्यायिक जांच आयोग ने जो कुछ भी कार्रवाई की सिफारिश की थी, कार्रवाई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एन सरवनन आज भी सरकार के बहुत करीब हैं। गरिमा मलिक भी पटना की एसएसपी रही हैं, अब वो डीआईजी हो गई हुई हैं। तो वो हैं और बहुत सारे लोग उसमें हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि इन नामों को आप देखिए, कटिहार में लोग जो मारे गए उनको देखिए। तो वो ये सारे ये लोग जो हैं, इसमें भी मुस्लिम लोग हैं। जी जी जी। इसमें भी 4 मुस्लिम लोग मारे गए हैं। वहाँ भी 2 जो मारे गए हैं वो भी मुस्लिम हैं, समुदाय से आते हैं। समुदाय। तो पुलिस की बर्बरता तो ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने सीधे सीने में गोली मार दी। तो सीने में गोली मारने का मतलब ये है कि आप लोगों को डराने के लिए, भगाने के लिए गोली नहीं चला रहे हैं, बल्कि मारने के लिए गोली चला रहे हैं। हम आपको इसमें एक संशोधन है कि पुलिस गोली चलाई तो एक जो लड़का है सोनू, उसके सिर में गोली लगी है
उसका भाई वहाँ बिजली ऑफिस में काम करता था और वो भाई को बचाने गया था, तो उसके सिर में गोली लगी है। दूसरे व्यक्ति को भी मतलब शायद जो है जो मरा है वहीं मौके वारदात पे, उसको सीने में गोली लगी है, उसके बारे में कहा जा रहा है। और बाकी लोग जो जख्मी है उनमें से एक व्यक्ति गंभीर है और उसका इलाज अभी चल रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो सिर में गोली लगना, छाती में गोली लगना, ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप लोगों को डराने और भगाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि एक तरह से मारने के उद्देश्य से फायरिंग कर रहे हैं। आप टारगेटेड फायरिंग कर रहे हैं। आप लोगों को पहचान करके, लोगों को कपड़े से, लोगों की शक्ल से पहचान करके फायरिंग कर रहे हैं कि आपको लगता है कि मुसलमानों की भीड़ है तो इसको जैसे हो वैसे मारा जाए। ये मैं 2011 की बात इसलिए बता रहा हूं कि उस समय भी जो ये फायरिंग हुई थी और उस समय जो पुलिस वाला जो एक जख्मी व्यक्ति के शरीर पर चढ़कर कूद रहा था, बूटों से उसको रौंद रहा था, वह भी इसी तरह की कार्रवाई थी। और यहाँ जो घटना हुई है वह भी इसी तरह की कार्रवाई है। और इसमें जो लोग भी आज बोल रहे हैं, आज अगर बीजेपी बोल रही है इस मामले में, बीजेपी आज विपक्ष में है, बीजेपी उस समय 2011 में सरकार में थी, तो और उस समय उसके एमएलसी का नाम आया था। और इस बार भी आरएसएस बीजेपी पर ही आरोप लग रहा है, उकसावे। इस बार भी आरएसएस बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि इसके लोगों ने उकसाया और उकसावेपूर्ण कार्रवाई करके लोगों को भड़काया। क्योंकि बीजेपी इस मामले को जब उठा रही है तो उसमें 2-3 चीज़ों को जोड़ रही है। पटना में पुलिस लाठीचार्ज को भी वह जोड़ रही है, शिक्षकों पर लाठीचार्ज को भी जोड़ रही है। पटना में बीजेपी के प्रदर्शन पर जो लाठीचार्ज हुआ था वह भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि बीजेपी आज भी रट रही है कि विजय कुमार सिंह जो उसके जहानाबाद के नेता थे, उसके पार्टी के पदाधिकारी थे, वह जो मारे गए उसको पुलिस की पिटाई में मारे गए। लेकिन बीजेपी ने आज तक कोई साक्ष्य नहीं दिया है, जबकि सरकार और प्रशासन ने साक्ष्य के साथ उसका खंडन कर दिया कि वो जहां भी लाठीचार्ज हुआ वहां उस जगह पर, उस मौका वारदात पर उपस्थित थे ही नहीं। तो इसमें हम 2 बातें ये बताना चाह रहे हैं कि एक तरफ जो एंगल पुलिस का है कि पुलिस कैसे निर्ममतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक लाठी चलाती है और गोली चलाती है और लोगों को मारने के उद्देश्य से ऐसा करती है। और ख़ास करके जब भीड़ अगर दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की हो तब उसका रवैया और ज़्यादा ये बर्बरतापूर्ण होता है। ये देखने वाली बात है। और ये वहाँ आपको कटिहार और फारबिसगंज दोनों का जब कनेक्शन जोड़ेंगे तो दोनों दिखाई देगा। इसमें 4 मुसलमान मारे गए थे, वहाँ भी 2 मुसलमान मारे गए हैं। और ये रवैया जो है मारने का, सीने पर और माथे में गोली मारने का, ये कहीं ना कहीं से टारगेटेड किलिंग का मामला है ये। और ऐसे में जो ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र यादव, वह जो बयान दे रहे हैं कि बदमाशी करोगे तो गोली चलेगी, अरे ये कैसा गोली चलना है भाई? बदमाशी करोगे तो लाठी डंडा तो आपके पास में है चलाने के लिए, लोगों को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप सीधे माथे में गोली मार रहे हैं, सीधे सीने में गोली मार रहे हैं। तो यह जो कुछ कर रहे हैं यह कहीं ना कहीं से लग रहा है कि आप एक तरह से निरंकुशता की ओर बढ़ रहे हैं। इनके जो पार्टनर एलआई हैं, सीपीआईएमएल ने तो कल कहा है कि महागठबंधन की सरकारों का, महागठबंधन में शामिल दलों का रवैया जनता के प्रति बीजेपी और एनडीए के में शामिल दलों के लोगों से इतर और थोड़ा मानवीय होना चाहिए। ये आपको मानवीय दिखना होगा। यहाँ तो मानवीय दिखने के बदले में ऊर्जा मंत्री बयान दे रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ, यानी कि गोली चली। ऊर्जा मंत्री का कहना था कि जिस तरह से जो है बिजली ऑफिस पे हमला कर दिया गया वो सही नहीं था। आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट करते, लेकिन जो लोग थे उनकी मंशा कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की थी लोगों की, और वहां बिजली ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, वो बिल्कुल गलत थी। और अगर किसी व्यक्ति को आप नुकसान पहुंचाते हैं वो भी गलत है। ठीक है, वो जो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि सीने और माथे में गोली मारने की नौबत क्यों आई? आप सीने और माथे में गोली क्यों मार रहे हैं? क्या दूसरी ओर से भी कोई उकसावेपूर्ण कार्रवाई हुई? क्या दूसरी ओर से कोई फायरिंग हो रही थी? नहीं हो रही थी। अभी तक तो नहीं है ये बात कि फायरिंग हुई, आगजनी हुई, ऑफिस को जला दिया गया, लूट लिया गया। तो ये जो फायरिंग हुई इससे यह स्पष्ट है कि पुलिस ने बिल्कुल अनियंत्रित होकर किया। तो फारबिसगंज वाली जो घटना मैं याद दिला रहा हूँ कि कनेक्शन आप जोड़ करके आप देखें, वहाँ बीजेपी पर, आरएसएस पर आरोप लग रहा है, वहाँ भी आरोप लगा था जहाँ अशोक अग्रवाल फारबिसगंज में एमएलसी हुआ करते थे और उन पर आरोप लगा था कि प्रशासन उनकी ओर झुका हुआ है। उसको लेकर न्यायिक जांच आयोग बना था। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में पुलिस फायरिंग को गलत बताया गया।
वहाँ अफसरों को जिम्मेवारी फिर तय की गई कि इन लोगों ने गलती की। उसके बाद में इसमें मुआवजा और समझौता जो कुछ भी हुआ, लेकिन नीतीश राज में ये 2 फायरिंग जो है, ये कटिहार की फायरिंग और एक आज से 12 साल पहले जो वहाँ फारबिसगंज में फायरिंग हुई थी, ये 2 फायरिंग जो है इसमें बीजेपी का कहीं ना कहीं से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कटिहार में भी जुड़ रहा है और उस मामले में जुड़ा था। उसमें बीजेपी सरकार में थी, आज बीजेपी अभी सरकार में नहीं है। तो देखना होगा कि सच क्या है, और सच का पता जो है जांच के बाद ही चल पाएगा। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।